हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द राउज एकेडमी भोपाल। और नमस्कार आप सभी लोगों का राउज एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो सेशन है एमपीपीएससी एग्जाम में आपको ये पता है कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं सिलेबस में। तो इस बदले हुए सिलेबस में आखिर हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए एमपीजी के सब्जेक्ट को लेके, आज के इस सेशन में उन सभी बातों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपने बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम आशुतोष गौतम है और अगर आप अपनी तैयारी को राउज भोपाल के साथ, राउज एकेडमी भोपाल के साथ करेंगे तो यहां पर मैं आपको एमपीजी के सब्जेक्ट और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो ये हुआ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब देखिए आज के सेशन में हम कौन कौन सी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या इस सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, कि आखिर कौन कौन से चेंजेस हुए हैं हमारे सिलेबस में, कौन कौन से बदलाव हुए हैं। सबसे पहली बात यहां पर हम डिस्कशन करेंगे सिलेबस को लेके। दूसरा हमारा डिस्कशन होगा हमारी स्ट्रैटेजी, कि आखिर हमें किस तरीके से पढ़ना है इस बदले हुए सिलेबस में एमपीजीके को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात के बाद तीसरा हमारा स्टेप होगा कि आखिर हमें किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से सोर्सेस को प्रेफर करना है, ठीक है, ताकि हम आने वाले 30 से 35 क्वेश्चन जो कि एमपीजीके के होते हैं यहां पर हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सही कर पाए। देखिए आपको पता है कि अगर आपको एमपीपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो आपको एमपीजीके सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। क्या बातें क्लियर है सभी को? तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो होगा सिलेबस को लेके, ठीक है। तो चलिए फिर बिना विलंब के हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे सिलेबस को लेके। सबसे पहला जो टॉपिक है मध्य प्रदेश का इतिहास। सभी लोग देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास में यहां पर सभी लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहला है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं प्रमुख राजवंश। हिंदी में राजवंश और इंग्लिश में डायनेस्टी। अगर आप लोग देखेंगे ना तो ज्यादा सिलेबस में बदलाव हुआ नहीं है, उन्होंने केवल टॉपिक्स पर आप लोगों से थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। जैसे मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश, जैसे सिंधिया वंश है, होलकर वंश है, भोपाल की डायनेस्टीज है, ठीक है, और भी एंशिएंट इंडिया की बहुत सारी डायनेस्टीज है जैसे नाग वंश है, और अगर मिडाइवल की बात करेंगे तो तोमर है, राजा भोज का परमार वंश है, और जैसे आप बात करेंगे राजा विद्याधर का चंदेल वंश है। तो इस तरीके से वंश या डायनेस्टीज से संबंधित सवाल बनेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो यहां पर एमपीपीएससी आपसे मध्य प्रदेश का मॉडर्न हिस्ट्री आपसे पूछना चाहते हैं, ठीक है। तो एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री मध्य प्रदेश की। प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला। देखिए मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं उनकी बोलियां। यहां से एक चीज नोट करेंगे कि ट्राइब यहां पर भी मेंशन है सिलेबस में, और एक अलग से भी यूनिट नंबर 10 है। तो इस साल थोड़ा सा ट्राइब में आप लोगों से डिटेल में चीजें पूछे जाने की संभावना। देखिए अभी तक ट्राइब से जो भी क्वेश्चन बनते थे वो इन जनरल बहुत ही सामान्य सवाल होते थे। क्यों? क्योंकि वो एमपीजीके का एक पार्ट होता था। लेकिन इस बार सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं कि अपने अपने एक अलग से यूनिट बना दी गई है, यूनिट नंबर 10, जो कि मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कला एवं लोक साहित्य। प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हर साल 1 से 2 प्रश्न जरूर बनते हैं। हर साल आप देखेंगे एक पर्टिकुलर आपसे रचना पूछी जाएगी और पूछा जाएगा सवाल में ये किसकी रचना है, ठीक है। आगे मैं आप लोगों से ये सवाल भी डिस्कस करूंगा कि आखिर एमपीपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल यहां पर हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल। तो मध्य प्रदेश में पर्यटन कि आखिर आप कहां कहां पर घूमने जाते हो, ये जगह कहां पर है, ये मंदिर कहां पर है, ठीक है ना, ये वाटरफॉल कहां पर है, ये नेशनल पार्क कहां पर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सवाल बनते हैं। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में यूनेस्को के द्वारा
तीन ही जो जगह है जिन्हें हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है, और वो कौन कौन से है? सांची है, खजुराहो है और भीमबेटका की गुफाएं हैं। तो यहां से भी सवाल बनेंगे कि भैया खोज किसने किया, ठीक है, कब शामिल किया गया और उसकी खास बात क्या है, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो कुछ इन बिंदुओं पर, इन पहलुओं पर हमारा प्रमुख क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सवाल ऐसे ही एमपीपीएससी में बनते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेमस ट्राइबल पर्सनालिटीज ऑफ द मध्य प्रदेश। आखिर मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रसिद्ध जनजातीय व्यक्तित्व हुए हैं और उनसे संबंधित या उनका क्या योगदान रहा है हमारे इतिहास में, उन बातों पर भी हमें डिस्कशन करना होता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा तांत्या भील, खांजा नायक, गंजन सिंह कोरकू, बंजारी सिंह कोरकू, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है, एंशिएंट से लेके और बात करेंगे अपन मॉडर्न तक, कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी कई लोगों का बहुत योगदान रहा, कुछ लोगों का एंशिएंट टाइम में भी रहा। तो उन सब चीजों को लेकर हमें काफी अच्छी समझ होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुआ मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, ठीक है। आगे अगर बात करेंगे अब देखिए अगला जो हमारा यूनिट है, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, ठीक है। यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या है। देखिए संविधान सभा, ये जो टॉपिक है ये आपका इंडियन पॉलिटी का है। एमपी से संबंधित कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश में गवर्नर, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल, मध्य प्रदेश में विधानसभा, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन और मध्य प्रदेश में सुशासन। अब आइए मैं इन चीजों को आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं कि आखिर प्रश्न कैसे बनते हैं। तो देखिए हमारी अप्रोच होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। आखिर सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, हमारी पढ़ाई का जो अप्रोच है उसी तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे कि अगर आपने पुराने साल के क्वेश्चन देखे तो देखेंगे कि सर राज्यपाल से संबंधित सवाल कैसे बनते हैं, कि इनमें से कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर रहे हैं, या फिर उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं कि इसके पहले वो कहां के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। कुछ इस तरीके से रोचक तथ्य होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर पूछा जाता है मंत्रिमंडल में कि इनमें से कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो सीएम थे, या कौन कौन से मुख्यमंत्री थे जिनके समय पर कोई भी एक महत्वपूर्ण घटना है, जैसे इमरजेंसी हुई, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, ठीक है, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, ठीक है, मध्य प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। तो कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि किसके कार्यकाल के दौरान, ठीक है। फिर विधानसभा के बारे में आपसे पूछा जाएगा, फिर आपसे उच्च न्यायालय, ठीक है, यहां से भी सवाल बनते हैं कि कौन कौन से हाई कोर्ट के जज थे जो आगे चल के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, या उनसे बारे में बहुत से रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं। तो कुल मिला के देखिए जो इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो इंडियन पॉलिटी का पार्ट है, ठीक है, या भारतीय राजव्यवस्था में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहां पर हम केवल और केवल एमपी जीके में पढ़ेंगे क्या फैक्ट, उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी, उस पर्टिकुलर जो भी पोस्ट है, उस पर्टिकुलर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसके बारे में जो भी फैक्ट है, ठीक है ना, पर्टिकुलर फैक्ट, उसके बारे में यहां पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, देखिए आपको पता है कि मध्य प्रदेश भारत में पहला ऐसा राज्य है जहां पर त्रिस्तरीय ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, थ्री टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसे अपनाया गया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश यहां पर पहला राज्य है पूरे देश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से, जैसे अगर पंचायत स्तर पर बात करेंगे तो ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है और जिला पंचायत है। अगर नगरीय प्रशासन की बात करेंगे तो नगर पंचायत है, नगर पालिका है और नगर निगम है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 3 स्तर की बात की गई। सवाल कैसे पूछे जाते हैं कि पॉपुलेशन कितनी होना चाहिए, कितने वार्ड होना चाहिए, कुल मिला के क्या क्राइटेरिया है और कैसे वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन रन होता है। तो इसी से संबंधित कुछ चीजें यहां पर
पढ़ना होता है आपको। बहुत इजी चीजें होती है। ज्यादातर फंसाने वाली चीजें यहां से पूछी जाती है कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो यहाँ के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो गवर्नर के पद पर रहे हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो कार्यकारी राज्यपाल या बोलते हैं एक्टिंग गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया है। तो कुछ इस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन ही बनते हैं अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की कि आखिर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी चीजें आपको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। इसका मतलब क्या होता है कि आखिर जो भी प्रोडक्शन है, आपको पता है इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि देश में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है उनसे कुछ ना कुछ इनकम होती है। और जैसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट मैनर में बोलते हैं दिस इज द नेशनल इनकम। तो आखिर भारत की अर्थव्यवस्था में या भारत की इनकम में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, मतलब कि मध्य प्रदेश की स्थिति का मतलब होता है कि मध्य प्रदेश की रैंक, अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो लाइक आपसे पूछा जाएगा कि चावल के उत्पादन में मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है, कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है, ठीक है, तांबे के उत्पादन में मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है। तो कुछ इस तरीके से मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास या उद्योग की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो कुछ इस तरीके के प्रश्न यहां से बनेंगे। मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल। तो यहां से एजुकेशन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और डेमोग्राफी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है, मेल पर्सन कितने हैं, फीमेल पर्सन कितने हैं, लिटरेसी कितनी है, सेक्स रेशियो कैसा है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहां से बनेंगी। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया है और इनकी टोटल नंबर कितने हैं, 17। टोटल कितने हैं, 17। तो जैसे पॉवर्टी है, हंगर है, एजुकेशन है, सैनिटेशन है, क्लीन वाटर है, क्लीन एनर्जी है। तो इनमें मध्य प्रदेश की क्या प्रगति है, आखिर मध्य प्रदेश में क्या क्या चीजें हो रही है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पर स्पेशली दिस इज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये टॉपिक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। तो यहां से प्रीलिम्स में एग्रीकल्चर से सवाल बनेंगे, इंडस्ट्री से बनेगा और एमएसएमई सेक्टर। इंपॉर्टेंट है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, ये वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। क्यों? क्योंकि आपसे सीधा एक प्रोडक्ट का नाम लिखा जाएगा और पूछा जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो उत्पाद है, इसका संबंध मध्य प्रदेश में किस जिले से, ऐसा सवाल बनेगा। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर। देखिए आईपीआर वैसे आपको पता है 5-6 तरीके के होते हैं, जैसे कॉपीराइट है, जैसे जीआई टैग है। तो स्पेशली मध्य प्रदेश में जो बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति है, यहां से क्या है ना, आपसे पूछे जाने की संभावना है जीआई टैग। किससे संबंधित है? जीआई टैग। कि आखिर मध्य प्रदेश में कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं, कितने ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल यहां से बनेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, ये तो इंडियन इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। ठीक है, ये चीज भी हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के पोर्शन में। और इकोनॉमिक्स भी राव एकेडमी जो भोपाल है वहां पर मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं और आप हमारे इंस्टीट्यूट का हिस्सा होंगे, तो यहां पर मैं आपको एमपीजी के और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए। और अब आगे देखेंगे अगला जो हमारा सिलेबस है वो है मध्य प्रदेश की जनजातियां। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया कि पहले ये टॉपिक हुआ करता था एमपी ज्योग्राफी का। किसका हुआ करता था? मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित हुआ करता था। लेकिन ये अपने आप में आज एक यूनिट ही बन चुकी है। मतलब इस यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं।
पहले आप जनजातियों को ना, ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते थे, ऊपर ऊपर मतलब जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते थे वो पढ़ के जाते थे और हमारा काम हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमें विशेष रूप से जनजातियों को पढ़ना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट हमारी कुछ जनजातियां हैं, जैसे गोंड है, जैसे भील है, जैसे बैगा है, जैसे सहारिया है, अब इन जनजातियों के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना होगा कि इनका रहन सहन, इनकी कला और संस्कृति कैसी है, इनकी बोली कैसी है, इनके त्योहार कैसे हैं, उन सभी के, इनका पहनावा कैसा है, इनकी विवाह पद्धति कैसी है। अब हमें उन सब के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ना होगा, बहुत ही डिटेल से। आइए देखते हैं कौन कौन सी चीजों पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार का मतलब है कि मध्य प्रदेश में आखिर वो जनजातियां कहां पर निवास करती हैं। जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, दिस इज द टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटी। कौन कौन से प्रावधान है जो ट्राइब से संबंधित है, इंडियन पॉलिटी में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां, आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख जनजातियां हैं, बैगा, भारिया और सहारिया, जो विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, ठीक है। तो उनके बारे में घुमंतू जनजातियां, जैसे आप लोगों ने एक घुमंतू जनजातियां सुना होगा, बंजारा ट्राइब, ठीक है। राजा हिंदुस्तानी मूवी आप सभी लोगों ने देखा होगा, परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो उस मूवी में ये जो गाना गाने वाली जनजाति है वो बंजारा जनजाति है, ठीक है। तो बंजारा जनजाति है जिसे कंघे का आविष्कारक भी मानते हैं, जिसे आप अपने बाल संवारते हैं, ठीक है। तो बंजारा जनजाति इज वन ऑफ द घुमंतू ट्राइब। जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, ठीक है ना। आखिर ट्राइबल वेलफेयर के लिए सरकार की कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, उन पर भी यहां पर हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, जैसे परंपराएं हैं, विशिष्ट कलाएं हैं, त्योहार है, उत्सव है, भाषा है, बोली है और साहित्य है, ठीक है। कि जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आखिर मध्य प्रदेश में जो जनजातीय आंदोलन हुए हैं स्वतंत्रता को लेके, ठीक है, उन आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व कौन कौन थे और कौन कौन से आंदोलन चला गए, कुल मिला के मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता के दौरान जनजातीय इतिहास को हमें पढ़ना है। बात समझ में आई क्या? प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, प्रमुख जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय और प्रकाशन, कि लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। देखिए, लोक संस्कृति और लोक साहित्य के बारे में अगर बात करें तो लोक साहित्य मतलब जो हमारे दूर दराज के इलाकों में वहां की जो लोकल लैंग्वेजेस होती है, वहां की जो अपनी भाषा होती है, उनके कौन कौन से साहित्य। जैसे अगर बात करेंगे बुंदेली भाषा में एक बहुत ही फेमस, सभी लोगों को पता होगा, आल्हा खंड, ये बुंदेली भाषा में लिखा गया है और इसके लेखक कौन है? जगनिक। कौन है? जगनिक, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? लोक साहित्य बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही लोक संस्कृतियां हैं हमारी, जैसे मालवा की अलग संस्कृति है, बुंदेलखंड की अलग संस्कृति है, बघेलखंड की अलग संस्कृति है। तो ये चीज आप कला और संस्कृति में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से त्योहार होते हैं, ठीक है। फोक सॉन्ग होते हैं, फोक ड्रामा होता है, फोक पेंटिंग होती है, आपके फोक फेस्टिवल्स होते हैं। तो ये सब चीजें आपको यहां पर पढ़ना है। तो अभी अभी हमने यहां पर कौन कौन सी चीजें देख ली कि मध्य प्रदेश में इकोनॉमिक्स, मध्य प्रदेश में ये अपना ट्राइब वाला सेक्शन है, ठीक है। देखेंगे अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिपरेशन के लिए, तो यहां पर राव जो एकेडमी है भोपाल की, वहां पर बहुत से बैचेज चल रहे हैं, देख सकते हैं। बुनियाद, ठीक है, मंतव्य, संपूर्ण, सिद्धि, संकल्प, अभ्यास, गति, ब्रह्मास्त्र, परिश्रम, गुरुकुलम। तो देख सकते हैं ये बहुत से हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो इन कोर्सेज को ज्वाइन करके, ठीक है ना, आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और आपका एक जो ड्रीम है, आपका एक जो सपना है, इसे साकार कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना विलंब किए हुए एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, ठीक है। और हमारी ये चैनल है, कुछ देख सकते हैं, जैसे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे थोड़ा सा हम यहां पर देखेंगे सिलेबस के बाद आखिर हमारी अप्रोच कैसी होना चाहिए क्वेश्चंस को लेकर। सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आखिर अभी तक कैसे सवाल पूछे गए हैं और आगे हमारी रणनीति कैसे होना चाहिए, ठीक है।
तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपी सब्जेक्ट के। तो देखेंगे, whose फेमस लिटरेरी वर्क इज मुकुल। ये जो मुकुल है एक रचना है, तो मुकुल की रचना किसने की है? ठीक है, मुकुल एक लिटरेरी वर्क है और इसके बोल सकते हैं कि क्रिएटर कौन है? तो आप सभी को पता है, आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोगों ने सुना होगा, वीरों का कैसा हो वसंत, झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, ये सब किसकी रचनाएं हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, क्या बातें क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक सवाल लिटरेचर से जरूर पूछा जाता है और हमें पढ़ना क्या है कि भैया एक व्यक्तित्व होंगे और उनकी कुछ रचनाएं होंगी। ठीक है, बातें समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला सवाल, ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहां स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहां पर है? और इसका आंसर था खजुराहो। कहां पर है भैया? खजुराहो में। तो देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कहां पर है, ये किसकी रचनाएं हैं। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और अगला सवाल यहां पर देख सकते हैं आप सभी लोग, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली लोहडौरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता? आप सभी को पता है कि ये जो लोहडौरा है ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में बनाई जाने वाली एक भित्ति चित्रकला है। क्या भैया? वॉल पेंटिंग है, भित्ति चित्रकला है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व में अगर बात करेंगे मैप की, देखिए अप्रोच कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, तो यहां पर जो जो जनजातियां रह रही हैं कौन कौन से हैं? यहां पर आपको मिलेगी बैगा, यहां पर आपको मिलेगी बैगा और दूसरी मिलेगी आपको गोंड। इन दोनों ही जनजातियों में ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो हमारा आंसर क्या होगा भैया? गोंड ट्राइब। क्या बातें क्लियर है सभी को? वर्ष 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाके कौन सा प्रदेश बनाया गया? तो आपको पता है कि अप्रैल 1948 में विंध्य प्रदेश बना था, जिसके पहले सीएम कौन थे? शंभुनाथ शुक्ला थे। ठीक है, इसके प्रांत प्रमुख कौन थे? आपको ही पता है, महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव थे। तो कुछ इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक से सवाल देख सकते हैं आप सभी लोग। ये जितने भी क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर एमपीपीएससी 2023 के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे अगर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिटेल वाले में पूछे जाते हैं कई बार। देखिए अभी ये क्वेश्चन कर ले, फिर मैं आपको एक ट्रेंड बताऊंगा, तरीका बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन से सोर्सेज प्रेफर करना है। बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? बहुत ही अच्छा सवाल है, इंग्लिश वाले भी देखते चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू द ब्लैक सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश? ठीक है, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है यहां पर, काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है ये कथन। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। बिल्कुल सही है। वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, लंबे समय तक नमी को बनाए रखती है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ प्लाउड सॉइल। ठीक है, इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, दरार पड़ जाती है, इस वजह से हम काली मिट्टी को स्वतः जोताई मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। क्या बातें क्लियर है? क्या यहां पर रेत की मात्रा ज्यादा होती है? नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी होती है। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर रेत की मात्रा अधिक नहीं होती है। उम्मीद है बातें क्लियर होगी सभी को। तो देखिए एमपीपीएससी एक ऐसा एग्जाम है, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में अगर बताना चाहूं तो एमपीपीएससी के बारे में सबसे पहले देखेंगे इसका जो ट्रेंड है, समझते हैं। ट्रेंड के बारे में समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे प्रीलिम्स की, तो देखिए प्रीलिम्स में अप टू 60%
अब तो 60% जो क्वेश्चन होते हैं एमपीजीके के वो आपके बहुत ही इजी होते हैं। इजी इजी का मतलब क्या होता है कि बहुत ही सिंपल फैक्ट पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अगर 20% वो होते हैं आपके मॉडरेट, कि मतलब थोड़ा सा आपके दिमाग पर जोर देना होगा, और जो बचे 20% होते हैं वो थोड़ा सा टफ होते हैं। थोड़ा टफ मतलब आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ने की जरूरत होगी। बातें समझ में आई क्या? अगर इन नटसेल अगर हम बात करेंगे, अगर बात करें कि सपोज एमपीपीएससी में अगर मैं आपको अभी तक के डेटा की बात बताऊं तो हर साल ऑन एन एवरेज 30 to 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 30 to 40, और ये फ्लक्चुएट होता है। इस 30 से 40 क्वेश्चन में मान के चलिए कि जो 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन, वो बहुत इजी होते हैं। बस आप जल्दबाजी में गलती ना करें कि वो आपसे पूछेगा सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है, आप जल्दबाजी में लगा के क्या लगा देते हैं? सबसे ज्यादा लिंगानुपात। ठीक है, तो इन चीजों पर सिली मिस्टेक्स ना करें, तो ये 25 क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से बनेंगे। यहां पर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, पर ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाएंगे। जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिलेंगे 4 से 5, जिनमें थोड़ा सा आपको एनालिसिस की जरूरत होती है, जिनमें ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपको डायरेक्टली याद नहीं होंगे। लाइक पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो मुख्य सचिव नहीं रहे हैं, इनमें से कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो आगे चल के भारत के चीफ जस्टिस बने, या इनमें से कितने ऐसे व्यक्ति थे जो यहां पर कार्यरत थे। तो कुछ इस तरीके से एनालिसिस वाले क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन हर साल का फिक्स है, ट्रांसपोर्ट। हर साल लोग गलत करते हैं। आपसे एक नेशनल हाईवे पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन, और पूछा जाता है इस शहर को इस शहर से जोड़ने के लिए कौन से नेशनल हाईवे का उपयोग किया जाता है। तो ये वो टॉपिक्स है जहां से टफेस्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, हमारी अप्रोच होना चाहिए सबसे पहले कि इजी क्वेश्चन को पर कमांड बनाओ, फिर मॉडरेट पर कमांड बनाओ, क्योंकि 35 में कम से कम अगर 30 सवाल आपने सही कर लिए, मतलब आप बहुत अच्छी पोजीशन पर हो, सिलेक्शन होने के चांसेस है। क्या बातें समझ में आ रही है? चलिए, तो ये तो हुआ एक प्रीलिम्स में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए एमपी को लेके, वहां पर हमने डिस्कस किया। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं कि सर आखिर मुझे सोर्सेस कहां से प्रेफर करना चाहिए। तो देखिए, एमपी के लिए सबसे रिलायबल सोर्स है हिंदी ग्रंथ एकेडमी। कौन सा सोर्स है? हिंदी ग्रंथ एकेडमी। और अपने आप में यह भी एक क्वेश्चन है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की स्थापना कब हुई? 1969 में, और हेडक्वार्टर कहां पर है भैया? भोपाल में। तो यहां से मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए बुक पब्लिश होती है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी करके, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। और दूसरा सबसे रिलायबल सोर्स है राउज एकेडमी भोपाल, यहां की क्लासेस भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे जेन्युइन सोर्स है। और दूसरा सबसे ज्यादा सोर्स होता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज से आपको क्वेश्चन की वेरिएबिलिटी का पता चलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए आपको ज्यादा सोर्स नहीं रखना, ठीक है, कि बहुत सारी किताबें पढ़ ली यहां वहां से। एक ही सोर्स लेना है, उसे बार बार पढ़ना है, और उससे रिलेटेड बार बार आपको एमसीक्यू करना है। सबसे बड़ी बात होती है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, वहां से आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलता है। ठीक है, तो 2 चीजें आपको याद रखना है, एक सोर्स आपको होना चाहिए, उस सोर्स को आपको बार बार रिवाइज करना है, और टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू लगाना है। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट है किसी भी तैयारी का। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट होना चाहिए कि अप टू 90% क्वेश्चन हमारे सही होना चाहिए। कि मतलब अगर 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आउट ऑफ 35 हमारे 30 क्वेश्चन सही होना चाहिए। बातें क्लियर है क्या? चलिए, तो ये तो हुआ एक छोटी सी अप्रोच प्रीलिम्स को लेके कि सर आखिर प्रीलिम्स में हमारा एमपीजीके को लेके क्या अप्रोच होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे मेंस में। देखिए, मेंस में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये लास्ट ईयर एमपीपीएससी 2022 के क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे, मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि आपकी अप्रोच कैसे होना चाहिए, मेंस में आंसर आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए मेंस में आपको पता है 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
मेंस में तीन तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप, एक होते हैं मीडियम आंसर टाइप और एक होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप। अभी नए पैटर्न में बदल गए, शॉर्ट आंसर टाइप 2 नंबर, मीडियम आंसर टाइप 7 नंबर और लॉन्ग आंसर टाइप 10 नंबर। इस तरीके से आपको मेंस में क्वेश्चन मिलने वाले। तो देखिए जो शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं ना, ये इनका आंसर आपको देना है टू द पॉइंट। टू द पॉइंट का मतलब क्या है, जो चीज पूछी गई है बस उतना ही लिखना है, क्योंकि हमारे पास लिखने के लिए ना क्वेश्चन बहुत सारे हैं और एमपीपीएससी एकमात्र ऐसा एग्जाम है ना जहां पर केवल और केवल आपको पूरा का पूरा जो ध्यान होता है ना वो पेपर अटेम्प्ट करने पर होता है। क्योंकि जिसने भी पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया ना, समझ लो सिलेक्शन के चांसेस वहीं से बहुत कम होते हैं। मतलब हमें पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना है। तो इसके लिए हमारी जो अप्रोच होती है कि भैया 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है ना उसे टू द पॉइंट अटेम्प्ट करना है। जो मीडियम आंसर टाइप होता है ना, इसके लिए एक छोटा सा अप्रोच मैं आपको बताता हूं कि एक आपका होना चाहिए इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन लिखना है। अभी मैं आपको आंसर लिख के भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मेंस में आंसर लिखना है। एक इंट्रोडक्शन लिखना है और इंट्रोडक्शन हमेशा क्वेश्चन के कीवर्ड का होना चाहिए कि आखिर सवाल किसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। 2-4 लाइन आप लिख सकते हैं और उसके बाद आपका आंसर होना चाहिए मेन बॉडी। मेन बॉडी मतलब आखिर क्वेश्चन पूछा क्या गया है, ठीक है। अब मेन बॉडी को आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर डायग्राम बना के लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। कोशिश ये करना है कि हमेशा आंसर आपके पॉइंट वाइज होना चाहिए। किस तरीके से होना चाहिए? पॉइंट वाइज होना चाहिए। अब अगर बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप की अप्रोच क्या होना चाहिए, तो जो इंट्रोडक्शन यहां पर 2 से 3 लाइन का मैंने आपको बोला, वो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा यहां पर बड़ा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन बड़ा होना चाहिए, थोड़ा अच्छा सा इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, ठीक है। फिर उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आखिर उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, जिसे आप लोग बोलते हैं मेन बॉडी, ठीक है। अब देखिए जो मेन बॉडी है ना, कोशिश ये करेंगे कि पॉइंट फॉर्म में लिखना है, लेकिन याद रखेंगे कि यहां पर जो पॉइंट फॉर्म है उन्हें हमने इलेबोरेट नहीं किया। इलेबोरेट नहीं किया मतलब हमने उसके बारे में डिटेल से नहीं बताया, केवल हमने उसे बुलेटिन फॉर्म में लिख दिया, केवल पॉइंट फॉर्म में लिख दिया। लेकिन जब लॉन्ग आंसर टाइप की बात आती है ना, तो यहां पर आपको पॉइंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन भी यूज करना है। मतलब जो भी पॉइंट आपने लिखा उसे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो, ठीक है। और एट द एंड कंक्लूजन भी लिखना है। कंक्लूजन मतलब कि हाँ भैया, जो भी क्वेश्चन में आप सजेशन देना चाहते हो कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा करने से ऐसा आउटपुट हो सकता है, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं पॉजिटिव वे में आप अपना छोटा सा कंक्लूजन लिख दीजिए। तो ये एक फॉर्मेटिंग है कि आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। अब आइए बात करते हैं कि जो सवाल पूछे जा चुके हैं उनमें से कुछ के एग्जाम्पल है। जैसे बैजाबाई का संबंध किस रॉयल फैमिली से है मध्य प्रदेश में? सबको पता है, सिंधिया। आंसर क्या होगा हमारा? सिंधिया। केवल आपको सिंधिया वन से लिखना है, सिंधिया डायनेस्टी, बस। क्योंकि यहां पर पूछा गया है विच रॉयल फैमिली, तो लिख सकते हैं सिंधिया रॉयल फैमिली। इन विच ईयर वॉज भीमबेटका डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो हेरिटेज साइट है वो क्या थे भैया? 1986 में क्या थे? खजुराहो के मंदिर। फिर क्या भैया खजुराहो के बाद 1989 क्या बना भैया? 3 है टोटल, खजुराहो के मंदिर है, भीमबेटका की गुफाएं हैं और क्या क्या चीजें, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल पूछा गया भैया भीमबेटका की गुफाएं, इसे कब शामिल किया गया? वर्ष 2003 में। तो आपको केवल 2003 ही लिखना है, अननेसेसरी पूरा सेंटेंस नहीं छापना कि भीमबेटका डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2003, ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। बातें समझ में आ रही कि नहीं? हाँ। तीसरा भैया सांची की गुफाएं, 1989 में सांची का जो स्तूप है, सॉरी, उसे हमने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। और खजुराहो के मंदिरों को 1986 में, एंड दैट इज द फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन मध्य प्रदेश, एंड द लेटेस्ट वन इज 2003 भीमबेटका केव्स, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। सवाल में जो चीजें पूछा गया है हमें केवल वही लिखना है इन 2 मार्क्स,
ठीक है, ये हमारा फॉर्मेटिंग है, सीधा सीधा जो सवाल में पूछे गए हैं टू द पॉइंट हमें आंसर करना है। अब अगर बात करेंगे जो हमारे मीडियम आंसर टाइप है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चरण पादुका नरसंहार। देखिए जो चरण पादुका नरसंहार हुआ मध्य प्रदेश में, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो शुरुआत कैसे करेंगे भैया, चरण पादुका जो नरसंहार है इसके बारे में आप छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि भैया ये जो नरसंहार हुआ ये इस तारीख को हुआ और इसकी मेन वजह ये थी, इसका जो मेन इवेंट है उसके बारे में आपने बता दिया कि कब हुआ, कहां हुआ, किस नदी के किनारे हुआ, ठीक है। अब उसके बारे में आपको डिटेल से बताना है, तो एक मेन बॉडी लिखेंगे कि भाई लोग बैठे हुए थे, मकर संक्रांति का दिन था, 14 जनवरी 1931 का दिन था, ठीक है। तो कर्नल फिशर को पता चला कि लोग अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, तो वो आते हैं, ठीक है, और बिना कुछ लोगों को चेतावनी दिए ओपन फायर करते हैं, जिसमें 21 लोगों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब देखिए इस घटना को आप किससे जोड़ सकते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी तरीके से जनरल डायर ने भी किया था अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है। तो एक कंक्लूजन में लिखेंगे कि ये जो घटना है किससे मिलती जुलती है, भारत में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इसी वजह से हम क्या कहते हैं भैया, इस चरण पादुका हत्याकांड को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इस तरीके से आपने अपने आंसर को क्या कर लिया, कंक्लूड कर लिया। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन। क्या बातें क्लियर है? चलिए अब देखेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अशोकाज एडिक्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक के बहुत से एडिक्ट है, जैसे रूपनाथ है, गुर्जरा है, सारो मारो है, पनगुरिया है। तो उन एडिक्ट के बारे में क्या लिखना है कि आखिर वो एडिक्ट कहां पर है, मध्य प्रदेश में कहां पर है, और दूसरा उस एडिक्ट से आपको कौन सी जानकारी मिलती है, बस यही चीज आपसे पूछा गया है। तो जहां पर जो चीजें पूछी गई है हमें केवल आंसर में उतना ही लिखना है। जैसे थ्रो द लाइट ऑन द जंगल सत्याग्रह इन मध्य प्रदेश, ये लॉन्ग आंसर टाइप है। सबसे पहले कुछ नहीं, आपको इंट्रोडक्शन देना है कि जंगल सत्याग्रह क्या था, ठीक है, इसकी मेन वजह क्या थी, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह आपको भी पता है कि 3 जगह हुआ भैया, जबलपुर के आसपास जो भी हुआ उसे हमने क्या बोल दिया, जैसे डुमना जंगल सत्याग्रह, सिवनी में जो हुआ उसे हमने बोल दिया तोरिया सत्याग्रह, और जो बैतूल में हुआ उसे हमने बोल दिया घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। अब इस सत्याग्रह के बारे में आपको पूरी कहानी भी लिखना है कि लाइक आपने बताया कि घोड़ा डोंगरी, ठीक है, तो यहां पर क्या क्या इवेंट हुए उसके बारे में आपको लिखना है कि भैया बैतूल के घोड़ा डोंगरी नाम की जगह पर हुआ, इसके प्रमुख लीडर कौन कौन से थे उसके बारे में आपको लिखना है। बस ये दो चीजें आपको बताते चलना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए लॉन्ग आंसर टाइप में आपके पास स्पेस बहुत ज्यादा है, और कोशिश भी यही होती है कि हमारी जो स्पेस है ना वो कंज्यूम हो जाए, क्योंकि एक इनर सेटिस्फेक्शन भी होता है एग्जाम को लेके कि भाई मैंने कॉपी भर दी है और ठीक ठाक लिखा है, मुझे ठीक ठाक नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट आपका कहां पर करेगा ना, इंटरव्यू में, कि हाँ ये मैंने मेंस में अच्छे से लिखा है, इंटरव्यू में मेरा ठीक ठाक ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। तो इस तरीके से आपकी अप्रोच होना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस को लेके कि किस तरीके से पढ़ना है और मुझे किस तरीके से आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और चलिए तो यहां से चलिए तो यहां से हमारा ये जो सेशन है आज का कंप्लीट होता है। आज के इस सेशन में हमने देखा कि मध्य प्रदेश जो हमारा लोक सेवा आयोग की परीक्षा है उसके सिलेबस में कौन कौन से बदलाव हुए हैं, स्पेशली बात करेंगे तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित इस सब्जेक्ट को आकर पढ़ने की हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होना चाहिए, क्या क्या सिलेबस में बदलाव हुए हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे हमें मेंस में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इन सभी बातों पर हमने यहां पर डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। और एक अंतिम में बात बोलना चाहूंगा कि देखिए इधर उधर परेशान होने से अच्छा अगर आप सिंगल पॉइंट सोल्यूशन चाहते हो तो भोपाल में राउज एकेडमी को ज्वाइन करिए। यहां पर हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज है जो टाइम पर आपका सिलेबस भी पूरा होगा और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के माध्यम से तैयारी भी करवाई जाएगी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होगी। कुल मिलाकर सिंगल पॉइंट सोल्यूशन आपको यहां पर मिलने वाला है। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन करने का मूड बना रहे हैं, आपने अधिकारी बनने का सपना देखा है,
तो बिना विलंब के हुए राउज अकेडमी जो भोपाल है वहां पर ज्वाइनिंग करें और अपने सपनों को साकार करें। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।